सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे। आज हम एलटी हिंदी के सिलेबस के अंतर्गत जो दिया गया बिंदु पद्य साहित्य है, उसके बारे में कुछ सामान्य परिचय हम पढ़ने जा रहे हैं, जो एलटी परीक्षा के लिए परीक्षा उपयोगी है। तो वीडियो को देखिएगा और कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको नोट कर सकते हैं आप। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए, पद्य साहित्य के अंतर्गत प्रबंध काव्य सबसे पहले है ना। प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? जब किसी काव्य में एक कथा का सूत्र विभिन्न छंदों के माध्यम से जुड़ा रहे तो वह प्रबंध काव्य कहलाता है। ठीक है। तो प्रबंध काव्य से तात्पर्य है कि जैसे कि किसी काव्य में एक कथा होगी और उस कथा के जो सूत्र होंगे वो विभिन्न छंदों के माध्यम से जुड़े रहेंगे, तो वहाँ प्रबंध काव्य होगा। प्रबंध काव्य में क्रमशः रूप से कोई कथा निबद्ध जुड़ी रहती है। एक नई बात यह भी है कि प्रबंध काव्य में जो कोई कथा होगी वो कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ से जुड़ी होगी। जैसे उदाहरण के लिए रामचरितमानस, पंचवटी और यशोधरा, या फिर कहें कामायनी, सुदामा चरित, ये सभी प्रबंध काव्य हैं। यदि आप इन प्रबंध काव्यों को पढ़ेंगे तो इनकी जो कथा है वो कहीं न कहीं विभिन्न छंदों से जुड़ी होगी और क्रमशः रूप से कोई कथा निबद्ध होगी, है ना। अब देखते हैं प्रबंध काव्य के जो भेद हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है महाकाव्य और दूसरा है खंड काव्य। बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्रबंध काव्य कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के हैं प्रबंध काव्य। पहला है महाकाव्य, दूसरा है खंड काव्य। ठीक है। अब महाकाव्य किसे कहते हैं? किसी काव्य में जब किसी महापुरुष के संपूर्ण जीवन वृत्त का वर्णन किया जाता है तो वह महाकाव्य होता है। जैसे कि शब्द से ही पता लग रहा है, महा से तात्पर्य है महापुरुष या महान व्यक्ति। उस महान व्यक्ति या उस महापुरुष के संपूर्ण जीवन वृत्त का वर्णन जिसमें किया जाएगा वह महाकाव्य कहलाएगा। जैसे ऊपर रामचरितमानस को हमने पढ़ा, ये महाकाव्य है, और कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना है वह महाकाव्य है। ऐसे ही कई हिंदी साहित्य के अंतर्गत कई महाकाव्य हैं, है ना। उसके बाद इसमें लिखा भी है तुलसीदास कृत रामचरितमानस एवं जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी, यह दोनों महाकाव्य के उदाहरण हैं। ठीक है मित्रों। तो महाकाव्य को हमने समझा कि किसी काव्य में जब किसी महापुरुष के संपूर्ण जीवन वृत्त का वर्णन किया जाता है तो वह महाकाव्य कहलाता है। जैसे रामचरितमानस और जयशंकर प्रसाद जी की जो कामायनी है। वैसे महाकाव्य की कई शर्तें भी हैं, आगे कभी हम विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि उसमें कम से कम कितने जो है अंक होने चाहिए, कौन सा रस होना चाहिए और नायक कैसा होना चाहिए इत्यादि। महाकाव्यों की कुछ विशेषताएं भी हैं, उसको हम कभी विस्तार से पढ़ेंगे। अब इसमें लिखा है, विस्तार से देखते हैं थोड़ा। रामायण में भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन वृत्त का वर्णन किया जाता है या किया गया है। जैसे कि आपने तुलसीदास के जो रामचरितमानस पढ़ा होगा कभी, तो उसमें भगवान राम के संपूर्ण जीवन वृत्त का वर्णन किया गया है। जैसे रामचरितमानस में 7 कांड हैं, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर। तो उसमें प्रत्येक कांडों में भगवान राम के संपूर्ण जीवन वृत्तों का वर्णन मिलता है। जबकि कामायनी में मनु और श्रद्धा शत्रुपा के संपूर्ण जीवन का वर्णन है। ठीक है। जब कामायनी जो महाकाव्य है उसको जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ मनु और श्रद्धा नायक नायिका है ना, उनका जो है संपूर्ण जीवन का वर्णन मिलेगा। ठीक है। आगे देखते हैं खंड काव्य, जो प्रबंध काव्य का दूसरा प्रकार है। जब किसी काव्य में किसी महापुरुष के जीवन के किसी एक भाग को प्रस्तुत किया जाता है। महाकाव्य में तो आपने देखा कि महापुरुष के संपूर्ण जीवन वृत्त को, है ना। अब खंड काव्य
में क्या होगा कि महापुरुष के जीवन के किसी एक भाग को लिया जाए तो उसे खंड काव्य कहा जाता है। जैसे मैथिली शरण गुप्त रचित पंचवटी खंड काव्य है, बहुत महत्वपूर्ण है, एवं नरोत्तम दास रचित सुदामा चरित, ये दोनों खंड काव्य का उदाहरण है। इस तरह से प्रबंध काव्य के भेद है ना। तो आपने देखा कि प्रबंध काव्य के दो भेद, महाकाव्य जिसमें किसी महापुरुष के संपूर्ण जीवन वृत्त का विस्तृत वर्णन किया जाता है, जैसे आपने पढ़ा रामचरितमानस और कामायनी, और खंड काव्य में जब किसी काव्य में किसी महापुरुष के जीवन के किसी एक भाग को, संपूर्णता को नहीं बल्कि एक भाग को प्रस्तुत किया जाता है, उसे खंड काव्य कहा जाता है ना। आपने पढ़ा पंचवटी और सुदामा चरित, ये खंड काव्य के उदाहरण है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। काव्य में जब प्रत्येक छंद अपने आप में पूर्ण एवं स्वतंत्र रहता है, एक छंद का संबंध दूसरे से नहीं होता, ऐसे काव्य को मुक्तक काव्य कहते हैं, है ना। काव्य में जब प्रत्येक छंद अपने आप में पूर्ण एवं स्वतंत्र रहता है, जो काव्य में प्रयुक्त जो छंद होंगे वो पूर्ण भी होंगे और स्वतंत्र भी होंगे, एक छंद का संबंध दूसरे से नहीं होता है। मुक्तक शब्द से ही पता लग रहा है कि वो स्वतंत्र होते हैं, है ना। एक छंद का संबंध दूसरे से नहीं होता, ऐसे काव्य को मुक्तक काव्य कहते हैं। अब शुक्ल जी ने मुक्तक काव्य की बहुत बेहतरीन परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि मुक्तक काव्य के विषय में, मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है। जिस प्रकार से हम फूलों के कुछ चुने हुए फूलों को मिलाकर एक गुलदस्ता तैयार करते हैं, उसी प्रकार से वो कहते हैं कि जो मुक्तक काव्य है वह चुने हुए फूलों का गुलदस्ता है ना। नीचे दिए गए उदाहरण को देखिए, जैसे बिहारी जी की कुछ पंक्तियां हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौं कहें भौहन हंसे देन कह न टिजाए। दूसरा है कोउ कोटिक संग्रह कोउ लाख हजार, मोर संपत्ति यदुपति सदा विपत्ति विदारन हार। क्या इन दोनों दोहूं दोहे एक दूसरे से किसी कथा सूत्र में बंधे हैं? नहीं। अब आप देख रहे हैं ऊपर में बतरस लालच लाल की और नीचे में कोउ कोटिक संग्रह कोउ लाख हजार, जो दो दोहे दे रखे हैं, इन दोहों में आप देखते हैं कि कोई भी कथा सूत्र या कोई भी छंद एक दूसरे से बंधे हुए नहीं है। यदि इन दोहों को आगे पीछे लिख दिया जाए या पढ़ा जाए तो अर्थ ग्रहण में कोई व्यवधान नहीं आता है। ये दोनों दोहे अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र हैं, अतः ये प्रबंध काव्य के अंश नहीं होंगे, है ना। ऐसे संग्रह मुक्तक काव्य की श्रेणी में आते हैं। आपने देखा कि मुक्तक काव्य की श्रेणी में वे आएंगे जो प्रत्येक छंद में स्वतंत्र और पूर्ण होंगे और एक दूसरे से बंधे नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कबीर की साखी, बिहारी के दोहे, रहीम के दोहे, वृंद के दोहे आदि मुक्तक काव्य के उदाहरण हैं, है ना। जब कबीर की जो साखी है, साखी शब्द रमैनी, जिसे बीजक कहा गया है कबीर की रचनाओं के संग्रह को, तो कबीर की जो साखी है या बिहारी के जो दोहे हैं, रहीम के दोहे, वृंद के दोहे आदि, ये सभी मुक्तक काव्य के अंतर्गत है, क्योंकि ये छंदों में बंधे नहीं है ना, और किसी कथा के सूत्रों में बंधे नहीं है, तो ये मुक्तक काव्य की श्रेणी में आएंगे। मित्रों, आज आपने पद्य साहित्य के अंतर्गत प्रबंध काव्य के भेद पढ़े, जिसमें आपने महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्यों के बारे में सूक्ष्म रूप से, सामान्य रूप से पढ़ा। तो यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।